हाँ हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 12th के 6 चैप्टर में काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की होगी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आज हम क्लास 12th का एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। अगर नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये चैप्टर थोड़ा सा शायद 9th 9th में है, और अगर पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो ये 11th चैप्टर में था। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है बायोटेक्नोलॉजी और इसके क्या रहेंगे फ़ायदे, उसके साथ किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड रहेगा, राइट, और इनमें किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या है बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसको हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करें, छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करें तो बायो, बायोस प्लस टेक्निक प्लस लोगोस। मतलब बायोस मतलब होता है कोई लिविंग बॉडी, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी या कोई ना कोई मेथड, प्लस लोगोस मतलब स्टडी। तो हम किसी ऐसे मेथड का इस्तेमाल करके लिविंग बॉडी में चेंज करके कुछ ह्यूमन सोसाइटी के लिए बेहतर प्रोडक्ट बना पाएँ, जिसकी स्टडी हम इस ब्रांच के अंदर करते हैं, उसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब एक लिविंग बॉडी में इस तरीके के चेंज करके और ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाएं, उसको बोलते हैं क्या? बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम RDNA टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स। और ये बेस्ड किस पर होगा? ये बेस्ड होगा आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस पर, जिसे हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बोलते हैं, राइट। ये तो हुआ बेसिक इंट्रो। अब हम पहले इसमें देखते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने डिराइव किया, तो वो डिराइव किया था कॉर्ल इरेकी 1990 में। कॉर्ल इरेकी ने क्या किया था? 1990 में बायोटेक्नोलॉजी टर्म डिराइव किया था, राइट, क्लियर है। और अगर इनकी बात करें कि फादर किन्हें बोला जाता है, तो इन्होंने काम भी किया बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, और साथ ही साथ ये जो साइंटिस्ट हैं कॉर्ल इरेकी, इनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोला गया क्योंकि इन्होंने टर्म भी डिराइव किया था, राइट। तो ये बातें आप ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ बात करें, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इवेंट्स या जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल करने की जब बात आती है ना, तो वो एक एजेंसी है, यूरोपियन कंट्री ने मिल करके बनाया है, उसका नाम है EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जितने भी काम होते हैं अगर उनसे अथॉरिटी या परमिशन भी लेना पड़ता है तो वो इसी एजेंसी का नाम है। इसको 1978 में इस्टेब्लिश किया था। तो आई होप कि ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्लियर है। फिर उसके बाद निकल के आता है, अगर इंटरनेशनली कोई फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है तो ओवरऑल कोई इंडियन भी होगा, राइट। तो इंडियन में नाम निकल के आता है किसका? इंडियन में नाम निकल के आता है, एक साइंटिस्ट हैं पुष्पमित्रा भार्गवा। ठीक है, पुष्पमित्रा भार्गवा, इनका डेट ऑफ बर्थ 1928 से अभी जो हाल में इनकी डेथ हुई है 2017 में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ इंडियन बायोटेक्नोलॉजी पुष्पमित्रा भार्गवा, 1928 से 2017 में इनकी डेथ हुई है। इनको हमारे यहाँ का इंडियन बायोटेक्नोलॉजिस्ट बोला जाता है ना, क्लियर है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि थोड़ा सा और हम प्रिंसिपल में रोल करने वाले साइंटिस्ट की अगर बात करें, तो बात निकल के आती है कि ये जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है उसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो क्वेश्चन निकल के आता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर कौन है? तो अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर की बात करें तो वो नाम निकल के आता है पाउल वर्ग, है ना, पाउल वर्ग। 1972 में पाउल वर्ग ने क्या किया था? इन्होंने एक तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में एक तरीके से डिस्कवरीज की थी, इस वजह से इनको क्या बोल दिया जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लियर है। किनको? पाउल वर्ग को। इसी काम के लिए इनको 1980 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर निकल के आता है कि अगर कोई ना कोई इंटरनेशनली जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर है तो इंडियन भी होगी। तो इंडियन की जब आप सर्च करेंगे तो नाम निकल के आता है किसका? इनमें नाम निकल के आता है आपका लाल जी सिंह का। किनका नाम निकल के आता है? लाल जी सिंह का, राइट। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। फिर इसके बाद वो जेनेटिकल इंजीनियरिंग के बाद अगर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा
यहाँ पे एनसीईआरटी में इंडियन साइंटिस्ट का तो बिल्कुल ही नाम ही नहीं है ना। क्लियर। ये तो मैं आपको एज ए जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको इंटरनेशनली पता है तो कहीं ना कहीं इंडियन साइंटिस्ट का भी पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग की भी बात करें, ना तो ओवरऑल दिया हुआ है ना तो इंडियन दिया हुआ है, ये केवल मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो फादर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग कौन है, जिन्हें हम बायो केमिस्ट बोलते हैं, तो वो नाम निकल के आता है जॉर्ज डेविस का। जॉर्ज डेविस का नाम निकल के आता है। अगर इंडियन की बात करेंगे तो इंडियन में किसका नाम आता है, पीसी रॉय, मतलब प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग को मिला के हम क्या बोलते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल बॉडी में हो रहा है। तो आई होप कि इंट्रोडक्शन में ये बेसिक चीज़ें आपको जनरल आइडिया हो गया होगा, राइट। अब बात निकल के आती है इसकी डेफिनेशन, इसे डिफाइन कैसे करें। देखिए, मैं अगर आपको सिंपल वे में समझाना चाहूँ, ठीक है ना, कुछ यूजफुल एंजाइम्स को लेके जो कि ऑर्गेनिज्म से ही निकाले गए हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से, उन एंजाइम्स को किसी माइक्रोब्स में चेंज लाके हम एक नया प्रोडक्ट बनाएं जो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक तरीके से बायो, उसको बोलते हैं कि एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजिस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। क्लियर है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगर हम इनको नॉर्मल वे पे देखें और इनको ईएफवी के अकॉर्डिंग देखें तो उसे क्या बोलते देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम। वही बात है, एक ऐसा टेक्निक्स जो क्या करे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करे, साथ में एंजाइम जो कि किसी ऑर्गेनिज्म से निकाला गया है, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। इन दोनों के मिलने से जो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन, है ना। प्रोडक्ट जो क्या हो, ह्यूमंस के लिए फायदेमंद हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लैक्टोबैसिलस को इस्तेमाल करके दूध से दही का बना लूँ, है ना, ये दूध से दही का बनना, तो हमने एक माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया, है ना, जिसकी वजह से हमारा दूध दही में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट प्रोडक्ट है। ये हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। दो तरीके की बायोटेक्नोलॉजी, एक ट्रेडिशनल है और एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर अभी की देन है और ट्रेडिशनल जो है एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। जैसे क्रॉस ब्रीडिंग करवाना हो, कर्ड बनाना हो, दूध से दही, डोसा वगैरह बनाना हो, ये सब क्या है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो हम पहले इस्तेमाल करते थे, है ना। क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा। आज की बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा इम्प्रूव्ड हो गया, ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को इन्होंने मिक्स कर दिया, है ना। किस लिए, स्पीसीज और बायोटेक्नोलॉजिस्ट प्रोडक्ट के इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे मान लीजिए पहले अगर हमें कट बनाना होता तो एक लिमिटेड अमाउंट में बना सकते थे, आज हम माइक्रोब्स डाल के बड़े बड़े कंटेनर में लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब ये किसका कमाल है, बायोटेक्नोलॉजी का। हम मेडिकल फील्ड में हम पहले जड़ी बूटी से काम चलाते थे, लेकिन आगे चल के हम इसको इम्प्रूव करके मेडिसिन, वैक्सीन, है ना, स्पेसिफिक वैक्सीन में कन्वर्ट किए, तब कहीं जाके ये किस में चला गया, बायोटेक्नोलॉजी। पहले एग्रीकल्चर में खेती करते थे तो बहुत कम प्रोडक्शन होता था, लेकिन हमने जब से जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करना शुरू किया, है ना, तो वो किस में चला गया, एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में चला गया, राइट। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हम इसे ईएफवी के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, ईएफवी के अकॉर्डिंग, ईएफवी क्या कहती है, ईएफवी कहती है कि भाई इसको जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसे क्या कर दो, कंबाइंड कर दो, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड organism, cell part thereof, and molecular analog for product and services। सिंपल बोल रहा है क्या कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म से जो टिश्यू सेल आप ले रहे हो, है ना, उनमें किसी तरीके का चेंज कर रहे हो, इन दोनों के इंटीग्रेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा या कि वो जो सर्विसेज देगा सोसाइटी के लिए, ह्यूमंस के लिए, हम उसे बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट या बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है। इसको तैयार करने के लिए हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसे हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है, राइट। अब इसमें बायोटेक्नोलॉजी बनाने में किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स, आरडीएन टेक्निक्स। ये क्या होती है, थोड़ा सा आइडिया देख लीजिए।
एक प्रीवियस डीएनए में हम कोई डिज़ायरेबल डीएनए इंसर्ट करके जो डीएनए तैयार करते हैं, पुराने में नए को ऐड करके जिस डीएनए को तैयार करते हैं, तो कंबाइंड डीएनए को रिकम्बाइन हमने कर दिया और उसे ले जाके जिसमें हमें उसका प्रोडक्शन करवाना है उसके अंदर हमने डाल दिया, है ना, किसी न किसी मेथड का इस्तेमाल करके, ट्रांसफरेबल टेक्निक का इस्तेमाल करके, और उसमें वो प्रोडक्शन शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज होने वाले आरडीआर टेक्निक का प्रोडक्ट है। ठीक है ना, क्लियर है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, बाकी डिटेल से हम बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल। डेफिनेशन के बाद जब आता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की अगर बात करें तो ये दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एक को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक को बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, जो कि हमने बेसिक यहाँ पे बात की थी, लेकिन वहाँ पे हमने साइंटिस्ट की बात की थी केवल। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, आपके बॉडी में लगभग कितने जीन हैं? 30,000। उन 30,000 के जीन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? जीनोम। तो आपके जीनोम में अगर कोई जीन क्या कर रहा है, सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, या कोई डिजीज कॉज कर रहा है, या किसी तरीके से अनदर वर्क कर रहा है ना, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, आप चाहते हो कि उसे मैं रिप्लेस करके कोई ऐसा जीन ऐड कर दूं जो क्या करे, मेरी बॉडी में केवल इंप्रूवमेंट लाए। ऐसा मैं कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि एक जीन एक ही काम करता है, उसके हटाने या रिमूव करने से कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, क्योंकि वैसे भी वो बेकार है। तो मैं दूसरा जीन ऐड कर लूँ उसकी जगह, अच्छा प्रोडक्शन करने वाला, अच्छा वर्क करने वाला, तो ये मैं कर सकता हूँ। किसके हेल्प से? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आइए देखते हैं इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं। इट इंक्लूड टेक्निक टू अल्टर, अल्टर मतलब चेंज, ठीक है ना, द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का जो प्रीवियस नेचर है उसमें अगर कोई जीन काम नहीं कर रहा है तो उसमें मैं चेंज करके और नया कोई डीएनए तैयार कर सकता हूँ। ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल ब्रैकेट में डीएनए ऑब्लिक आरएनए दोनों हम यूज कर सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल चूंकि दोनों है लेकिन स्टेबल डीएनए है। टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म में उसे ग्रो करवाना चाहते हैं उसमें डाल दें ताकि वो मल्टीपल प्रोडक्शन करने के बाद एक अच्छा ऑर्गेनिज्म बना पाए। ठीक है, इंट्रोड्यूस होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब हम जीन चेंज करेंगे तो चूंकि ओबियसली है वो जो फंक्शन कर रहा था वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि हमने उस जीन को हटा के दूसरा जीन वहाँ पे इंसर्ट कर दिया उसी फंक्शन करने वाले को। तो पहले वो स्लो फंक्शन कर रहा था, अब फास्ट करेगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके फादर की बात हमने बता दी। फादर कौन है? इंटरनेशनली किसका नाम निकल के आता है? पाउल बर्ग का, 1972 में, और 1980 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। फिर अगर बात करें इंडियन में, तो इंडियन में भी नाम बता चुका हूँ। इंडियन में किसका नाम आता है? लालजी सिंह का। फिर बात करें केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो किसी तरीके से एंजाइम्स, हार्मोन्स या प्रोटीन्स में किसी तरीके का चेंज करना हो हमें, या कोई हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए या आरडीएनए प्रोडक्ट बनाने के लिए या आरडीएनए तैयार करने के लिए हम जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, क्लीनिंग के लिए, है ना, किसी न किसी के लिए तो केमिकल इस्तेमाल करेंगे, स्टरलाइज करने के लिए, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हटाने के लिए, तो कहीं ना कहीं केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं कि कहीं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम केमिकल सेलेक्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से, राइट। तो केमिकल इंजीनियरिंग क्या आता है? इट इन्वॉल्व मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कंडीशन इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है, सिंपल बोल रहा है कि क्या कर रहे हैं हम इस टेक्निक्स में हम क्या कर रहे हैं? स्टेराइल माइक्रोबियल को क्या कर रहे हैं? जो कंटामिनेशन फैला रहा है हम उसको क्या कर रहे हैं? उसको केमिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग में यूज कर रहे हैं उसे रिमूव करने के लिए। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं? इट इन्वॉल्व्स मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन, जो कंटामिनेशन फैला रहे हैं माइक्रोब्स को हम क्या कर रहे हैं? उनको रिमूव करने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है ना, टू इनेबल ग्रोथ ओनली द डिजायरेबल माइक्रोब्स। अगर हमने केमिकल्स उसे हटा दिया तो हमारे पास केवल जो जरूरत वाले माइक्रोब्स है वही ग्रो अप करेंगे, बाकी फालतू वाले क्या हो जाएंगे? वॉश हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, स्टरलाइज हो जाएंगे, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम्स, इन सबको बनाने के लिए कहीं ना कहीं चाहे वो क्लीनिंग करना हो, चाहे प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वर के लिए, किसी न किसी रूम में केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो केमिकल किसके अंदर आता है? केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको तीन चीज़ समझ में आई होगी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और प्रिंसिपल। अब आगे
जस्ट बात करते हैं हम किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, टूल्स क्या हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आपको अगले वीडियोस में मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले बेसिक हम इसमें डेटा दे देंगे आपको, राइट। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की बात नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। देखिए आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अगर हम बात कर रहे थे ना, तो हमने शुरू में थोड़ा सा जनरल व्यू दिया था। क्या दिया था कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम दो डिफरेंट डीएनए, सेम स्पीसीज का भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीसीज का भी हो सकता है ना। हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस डीएनए में कोई डिजायर्ड डीएनए को हम इंसर्ट करके एक नया डीएनए तैयार कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं हाइब्रिड डीएनए, जिसे बोलते हैं काइमेरिक। काइमेरिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्या है, दो अलग अलग स्पीसीज से लिया गया है, ठीक है ना। जब अलग अलग स्पीसीज से लिया जाता है तो उसे हम काइमेरिक डीएनए बोलते हैं। तो काइमेरिक, ये दो अलग अलग डीएनए लिया जाता है तो काइमेरिक डीएनए बोलते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं, एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से हम बोलते हैं उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, क्योंकि हम फिर से कंबाइंड करके डीएनए बनाया है। या हम उसे क्या बोल सकते हैं एक तरीके से कि ये भाई हाइब्रिड डीएनए है, राइट। ये बातें ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसको डिफाइन करने की, तो द टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद द combination between DNA fragment of DNA from two or more organisms of same oblique different species to produce recombinant DNA, ठीक है, ऑब्लिक काइमेरिक डीएनए। और इसको बनाने में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, राइट। उसके बाद इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, या इसकी स्टडी जिसके अंदर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। आरडीएनए की स्टडी जहाँ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, राइट। तो आई होप कितना आइडिया आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट निकल के आता है जीन क्लोनिंग। अब अगर हमारा आरडीएनए बन गया तो उसे हमें मल्टीप्लाई भी करवाना है, मल्टीपल कॉपी भी बनवाना है। तो मल्टीपल कॉपी बनवाने के लिए हम क्या करते हैं किसी होस्ट के अंदर इसे कॉपी करवाते हैं, तो इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। अब चूंकि हम पर्टिकुलर जीन को अगर हम टारगेट करके क्लोनिंग करवा रहे हैं तो जीन क्लोनिंग होता है। अगर हम डीएनए करवाते हैं डीएनए क्लोनिंग, क्रोमोसोम करवाते हैं क्रोमोसोम की क्लोनिंग, आरएनए करवाते हैं आरएनए की क्लोनिंग, ठीक है। जीन क्लोनिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। ओबियसली है, जब हमें कोई पर्टिकुलर एक जीन खराब होगा तो एक जीन की कॉपी करवाएंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से जीन क्लोनिंग, ठीक है ना। पर्टिकुलर जीन बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल करके पर्टिकुलर जीन को किसी पुराने डीएनए में इंसर्ट करके और उसे हम क्या करें, मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। अगर हम आरडीएनए की बात करें तो आरडीएनए ये हमारा मान लीजिए पुराना डीएनए है, इसमें हमने यहाँ कट लगाया, स्टिकी कट रिस्ट्रक्शन एंजाइम की हेल्प से, और मैंने यहाँ पे जो हमारा सेगमेंट ऑफ डीएनए या जीन जो भी था मैं उसे इंसर्ट करके और हम इसकी कॉपी करवा देंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो इसी आरडीएनए के तहत आएगा। जो हमने चेंज लाया वही चेंज आपको इसमें दिखेगा, राइट। आई होप इतना आ गया होगा आइडिया। फिर आता है टूल्स ऑफ आरडीएनए। टूल्स ऑफ आरडीएनए के अंदर अगर बात करें तो तीन चीजें इसमें ऐड है, एंजाइम्स, वो भी स्पेशल बात कर दे रिस्ट्रक्शन एंजाइम, इसके बाद क्लोनिंग वेक्टर, तीसरा है कॉम्पिटेंट। एंजाइम्स की अगर बात करें तो ये क्या है, एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट आर कैटालाइज फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम एक कैटालिटिक एक प्रोटीन है जो कैटालिटिक की तरह वर्क करता है, रिएक्शन को इनहेंस करने में रोल प्ले करता है, उसे कंप्लीट करवाने में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में जो रोल प्ले करे। जैसे मेटाबॉलिक करना है तो बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करता है ताकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाए खाना, है ना। तो इस तरीके से एंजाइम का रोल रहता है। लेकिन यहाँ पे एंजाइम का रोल डाइजेशन के लिए नहीं यूज करना, यहाँ पे डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना, ठीक है। देखिए इसमें एंजाइम्स कौन कौन से आते हैं, तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम, लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज और टैग पॉलीमरेज, राइट। अब आपको मैंने तीनों एंजाइम यही बता दिए क्योंकि ये तीनों एंजाइम इसी प्रोसेस के दौरान यूज होंगे। ये और ये डीएनए पॉलीमरेज और टैग पॉलीमरेज, कुछ हद तक एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये तीनों एंजाइम आपको जनरली कहाँ, या दो एंजाइम कम से कम, डीएनए पॉलीमरेज और टैग पॉलीमरेज, ये दोनों आपको पीसीआर में इस्तेमाल होंगी, जो कि इसी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। वो प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आएगा, है ना। ये तो भी टूल्स है, प्रोसेस में वो चीज़ें आएगी, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पांचों एंजाइम्स जनरली हम बेसिक इंट्रो यहाँ देख लेंगे, लेकिन यूज जो आपका टूल्स ऑफ आरडीएनए में, तो रिस्ट्रक्शन, लाइगेज और कुछ हद तक एल्कलाइन फॉस्फेटेज, यही तीन एंजाइम इस्तेमाल होंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा,
क्लियर है। इसके बाद फिर नाम निकल के आता है क्लोनिंग वेक्टर का। क्लोनिंग वेक्टर में कौन कौन से आते हैं आपके क्लोनिंग वेक्टर पहले है क्या, अगर बात करें तो ये एक क्या है, ट्रांसपोर्टर, एक व्हीकल है, ठीक है ना, जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। तो वेक्टर आर डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड replicate inside the host cell. They are also known as vehicle DNA, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, vehicle DNA या कैरियर डीएनए, ठीक है ना, या क्लोनिंग वेक्टर, तीन नाम से जानते हैं। जो क्या करे, डीएनए मॉलिक्यूल्स को कैरी करे, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डीएनए बोलते हैं, राइट। रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। अब रेप्लिकेट करवाने के लिए किसी होस्ट की जरूरत पड़ेगी, खुद तो ये क्लोनिंग वेक्टर ट्रेवल करेगा नहीं, है ना, रेप्लिकेट करेगा नहीं, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर आते हैं प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड, बैक्टीरियोफेज, बीएससी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बाईएसी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। दो और हैं, एक ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है और एक पीयूसी है, उसका नाम कैलिफोर्निया ऑफ, ऐसे कुछ नाम है, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन पीयूसी भी एक है, राइट। अब इसके बाद कॉम्पिटेंट होस्ट आता है। तो कॉम्पिटेंट होस्ट में कौन कौन से आते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट को अगर डिफाइन करें तो कॉम्पिटेंट होस्ट इज अ टेक्निक टू एसेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, है ना। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एक टेक्निक से जो कि हम बनाया हुआ आरडीएनए को क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखते कौन कौन से। प्रोकैरियोटिक में तीन टेक्निक्स आती है, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। यूकैरियोट में किसका नाम आता है, एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन को यूकैरियोट में ट्रांसफेक्शन बोलते हैं, उसके साथ साथ बायोब्लास्ट, जीन गन या माइक्रो प्रोजेक्शन बोलते हैं। उसके बाद सी नंबर की अगर बात करें तो माइक्रो इंजेक्शन, इसके बाद इलेक्ट्रोपोरेशन, इसके बाद आपका प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, और देन क्या है आपका, देन है आपका प्रेसिपिटेशन, और एक है केमिकल मेथड, राइट। अगर इसमें थोड़ा सा एक एक लाइन को डिस्क्राइब करें तो क्या क्या निकल के आएगा, देखिए रिस्ट्रक्शन एंजाइम में दो टाइप के, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। टोटल 900 एंजाइम्स रिस्ट्रक्शन एंजाइम है, जिनमें से हम एक तरीके से 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया है। इसके बाद अगर हम बात करें, रिस्ट्रक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए के स्पेसिफिक साइट पे कट लग करता है ना, कट लगाता है, ताकि हम इसे क्या कर पाएँ, आरडीएनए को स्टिक कर पाएँ, राइट। फिर डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये दो डीएनए सेगमेंट्स को ऐड करने में, जोड़ने में रोल प्ले करता है। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, ये पीसीआर में जब सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा तो उसको रीड करके डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को रीड करके बेस पेयर की हेल्प से डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना। इसके बाद एल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम क्या है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज फॉस्फेट ग्रुप को ब्रेक डाउन करना, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है टैग पॉलीमरेज, डीएनए के डबल स्ट्रैंड को डीनेचर करना, ठीक है ना, क्लियर है। तो उसको बोलते हैं एक तरीके से टैग पॉलीमरेज। ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट निकल के आता है क्लोनिंग वेक्टर के। तो क्लोनिंग वेक्टर के अंदर प्लाज्मिड आता है। इस प्लाज्मिड की कैपेसिटी कितना है, 500 टू 700 डीएनए को क्या कर सकता है, ये रेप्लिकेट करवा सकता है। इसके बाद कॉस्मिड की बात आती है, तो दीज वेक्टर्स आर विच कैन रेप्लिकेट 45 kb। मेन बेसिक यही ध्यान रखना, उसमें 500 से 700 सेगमेंट ऑफ डीएनए को मल्टीप्लाई करवा सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और भी हैं कुछ कुछ एक एक एम बी तक के हैं, लेकिन बेसिक अभी ध्यान रख सकते हैं 500-700 kbp, किलो बेस पेयर। फिर कॉस्मेट की बात करें 500 kbp। फिर फेजमेट की बात करेंगे तो ये कितना होगा, ये आपका मल्टीपल कॉपी को करवा सकता है, इसमें कोई साइज नहीं दी हुई है। फिर बैक्टीरियोफेज का दिया हो तो बैक्टीरियोफेज का अलग अलग दिया हुआ है, नॉर्मल का 20 से 25 kbp, और लेमडा वाले का कितना दिया हुआ है, एक तरीके से लेमडा वाले का दिया हुआ 50 kbp, किलो बेस पेयर। इसके बाद बीएससी का नाम निकल के आता है, तो बीएससी को हम कितना 300 से 500 kbp को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। बाई एसी का कितना आता है, तो बाई एसी का नाम आता है 1 MB, मतलब सबसे ज़्यादा है। 1 MB किलो बेस पेयर तक हम क्या करवा सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। चूँकि ये ईस्ट है, थोड़ा डेवलप होता है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा लेंथ ऑफ डीएनए को क्या करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, रेप्लिकेट करवा सकते हैं। फिर कॉम्पिटेंट की बात जब निकल के आती है, तो कॉम्पिटेंट में क्या आता है, प्रोकैरियोटिक होस्ट, दूसरा आता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में ट्रांसफॉर्मेशन, ये वायरस टू एनिमल जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। कॉन्जुगेशन, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियम ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। और ये आपका
ट्रांसडक्शन वायरस टू बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। फिर बात निकल के आती है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये भी एक तरीके से जैसे इधर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसी तरीके का वो ट्रांसक्रिप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है तो बायोब्लास्ट जीन गन मेथड या माइक्रो प्रोजेक्शन। इसमें एक चैम्बर होता है जिसमें हम छोटे से बुलेट लगा देते हैं और इधर डीएनए को अटैच कर देंगे और सामने क्या होगा हमारा होस्ट। तो जैसे ये होस्ट है और ये डीएनए, इधर से फायर करेंगे तो डीएनए जाके इंसर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बायोब्लास्ट जीन गन या एक तरीके से माइक्रो इंजेक्शन मेथड है, सॉरी माइक्रो प्रोजेक्शन मेथड है। फिर एक निकल के आता है माइक्रो इंजेक्शन, ये बाय इंजेक्शन के थ्रू, हमारे पास नॉर्मल सेल है, हम इसमें इंजेक्शन लिए और इंसर्ट कर दिए। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में हम इसमें ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, राइट। एक कंटेनर लेते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा के डीएनए और आरडीएनए और होस्ट को डाल देते हैं। जब उसमें करंट सप्लाई करते हैं तो मूवमेंट की वजह से छोटे छोटे पोर बन जाते हैं होस्ट सेल में और डीएनए इंसर्ट कर जाता है। ठीक है, इसका डिटेल हम अगले में देखेंगे, बेसिक ही बता रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में 2 सेल को हम आपस में फ्यूज करवा के ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है